स्क्रीन शेयर हो तो बताएं मुझे। जी सर क्लियर हो रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई है? जी सर। ये भी कौन बोल रहा था? आजम खान सर, आजम खान बुजदार। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले चीज तो जावास्क्रिप्ट में ये देख लें कि कुछ लोग जावा और जावास्क्रिप्ट में जो है ना, वो समझते हैं कि जी जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज है, या फिर इससे रिलेट दोनों एक चीज जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलहदा अलहदा चीजें हैं, ठीक है। जावा जो है आपकी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, आपके जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैं वो बनती हैं जावा में। जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो स्पेसिफिकली वेब के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पहले देखते हैं ना, कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि वाई जावा स्क्रिप्ट वाज बॉर्न। ये पहली चीज़ तो यह है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी हमें। देखिए, हमारे पास नॉर्मली क्या होता था कि HTML थी और CSS होती थी, ठीक है। हमारे पास कुछ भी जावा स्क्रिप्ट या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमारी वेबसाइट स्टैटिक थी, इंटरेक्टिव नहीं थी, ठीक है। इंटरेक्टिव क्या होती है कि आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके अगेंस्ट वेबसाइट कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। जैसे कि आप सर आवाज़ काट रही थी, दोबारा बता दीजिए प्लीज़ क्या कहा। जावास्क्रिप्ट को मैं बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, ठीक है। आपको जरूरत इसलिए पड़ी थी कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी थी इंटरेक्टिव, ठीक है। इंटरेक्टिव इस सेंस में कि आप वेबसाइट पे जाकर कुछ क्लिक करते हैं या कुछ इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन में वेबसाइट आगे से कोई ना कोई चीज आपको डिस्प्ले करे या कुछ एक्शन परफॉर्म करे वेबसाइट, ठीक है। HTML CSS में नॉर्मल कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब कैसे एक्शंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप पहले क्या था कि बैकएंड पे आप करते होते थे फॉर्म की वैलिडेशन। मैं इसको बताता हूँ, इस पॉइंट में हम कर लेते हैं जी। क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। अब ये क्या चीज़ है? देखें, पहले क्या था कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा फॉर्म फिल करता था तो उस फॉर्म की जो डिटेल्स हैं उसको वैलिडेट करना होता था कि जी उसने फॉर एग्जांपल नाम के अंदर नाम ही लिखा है या फिर ईमेल के अंदर ईमेल ही लिखी है। ये चीज़ें चेक करनी होती थी, तो हम बैकएंड पे कोई ना कोई उसको डाटा को पहले बैकएंड पे भेजते थे। बैकएंड की कोई ना कोई लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल PHP है या पाइथन है, वो उसको चेक करती थी कि जी ये डाटा सही है या नहीं है। फिर उसको जो है ना वापस भेजा जाता था, जी हाँ जी अगर कोई मसला है तो वहीं पे फिर जी आपने ये मसला किया। फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं इसको। तो वो थी बैकएंड के ऊपर होती थी, हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन थी। जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ कि जरूरत पड़ी कि जी क्लाइंट साइड पे ही। क्लाइंट साइड मतलब क्या कि हमारे ब्राउजर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस चलती हैं? एक HTML चलती है, CSS चलती है और जावास्क्रिप्ट चलती है, ठीक है। ये तीन लैंग्वेजेस हैं जो ब्राउजर के अंदर चलती हैं। बाकी जो बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं उनका ब्राउजर में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन एक ऐसी चीज थी जो आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट ने सॉल्व की, ठीक है। कि आपको डाटा को बैकएंड पे भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप ब्राउजर में ही चेक कर सकते हैं कि डाटा आपका वैलिड है या नहीं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, दूसरी आप क्या लें कि जी फॉर एग्जांपल पॉपअप्स। आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है। तो आपके वैसे भी नॉर्मली पॉपअप्स आ रहे होते हैं, आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो ये सब्सक्राइब करें। वो कहाँ से आ रहे होते हैं? वो जावास्क्रिप्ट से आ रहे होते हैं। आप खाली CSS और उससे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल इवेंट्स ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक अब काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, मैं सिर्फ क्लिक का बता रहा हूँ कि जी किसी चीज़ पे क्लिक होगा तो क्या होगा।
कोई आप एक्शन परफॉर्म करें तो उसके रिएक्शन में वेबसाइट किस तरह का रिएक्शन देगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको जावास्क्रिप्ट ने अलाउ की यहाँ की। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट की अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट हुई थी तो बस उसका इतना ही काम था कि बस वो ब्राउजर में रन होती थी और उसका जो है ना कुछ उसके एक्शन से जो कि वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती थी, थोड़ा इंटरेक्टिव करती थी साइट्स को। अगर आज की बात करें कि वेयर इज जावास्क्रिप्ट नाउ, तो आज के दौर की बात करें तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर आप क्लाइंट साइड की बात करें, क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड पे आप में आपके पास क्या है, जावास्क्रिप्ट ज़ात खुद है। फिर उसके बाद आपके पास जे क्यूरी जैसी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आज जे क्यूरी भी काफ़ी पुरानी हो गई है, अब लेटेस्ट बात करें तो आपके पास रिएक्ट रिएक्ट के नाम से फ्रेमवर्क्स आए हुए हैं। आपके पास जी एंगुलर है। ठीक है, आपके पास व्यू जेएस है। ठीक है, आपके पास स्वेल्ट है। तो इस तरह की बेशुमार फ्रंट एंड के लिए, क्लाइंट साइड के लिए लाइब्रेरीज बन चुकी हैं, फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी बन गई है जो कि फंक्शनैलिटी को एनहांस करती है। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क बन गए, रिएक्ट फेसबुक ने बनाया। ठीक है, जो कि फ्रंट एंड पे ही चलता है। एंगुलर बाय गूगल है। व्यू एक ओपन सोर्स डेवलपर्स ने बनाया है। स्वेल्ट आजकल लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट साइड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। फिर इसके बाद अगर आप बात करें जी वेबसाइट सर्वर साइड की, तो हमारे पास सर्वर साइड में नोड जेएस आया। ठीक है, नोड जेएस बन के आया जी हमारे पास, जो कि एक्चुअल में एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो अलाउ करता है। देखें, अभी तक आपके पास क्या था कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे रन होती थी, और नोड जेएस ने आके एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि जावास्क्रिप्ट को आप बैकएंड पे भी रन कर सके, मतलब आपको बैकएंड की लैंग्वेज किसी और की जरूरत नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट जो आप फ्रंट एंड पे लिखते थे वही आप बैकएंड पे भी लिख सकते हैं, और उसको रन करवाएगी क्या, नोड जेएस। ठीक है, ये बहुत मतलब सर बड़ी हम इम्प्रूवमेंट है जावास्क्रिप्ट जी। मतलब जावास्क्रिप्ट को एज एज अ बैकएंड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बैकएंड में फिर हमारे पास एक्सप्रेस जेएस आ गया, ये जो एक हमारे पास एक इंजन है। ठीक है, जो जी कि सर आवाज़ पीएचपी कट का गई अल्टरनेटिव है। आवाज कट रही है मेरी? कट गई थी वो सर, इधर कॉल आ गई थी इसलिए कट गई आवाज़। आपने क्या अच्छा, जवाब? चलो ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास अगर आप जावा स्क्रिप्ट का देखें जी, मोबाइल मोबाइल डेवलपमेंट का सिनेरियो देखें सर जी। मैं पूछ रहा था कि सर मतलब हम इस नोड जेएस की मदद से जावास्क्रिप्ट को एज ए मेन लैंग्वेज फिर यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, एज आप पीएचपी को छोड़ के जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड पे चला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई नोड जेएस आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगी, साथ आपको फिर एक्सप्रेस जेएस चाहिए होगा। तो आपको जो है ना, आपको पीएचपी की जरूरत नहीं है, आप फिर जो है बैकएंड अपना जावास्क्रिप्ट में ही बना सकते हैं। सही ये है सर। बहुत इंडस्ट्रीज का जो है ना एक स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है। देखें, अगर नोड जेएस ना होता ना, तो फिर ये रिएक्ट और एंगुलर और इस तरह के फ्रेमवर्क्स हमारे पास ना आते। नोड जेएस ने बहुत सारी चीजें सॉल्व की हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर अगर आप बात करें जी मोबाइल डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से, अब देखें आप इसमें देखें कि जावा में बनती थी एप्लीकेशन नेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट भी मोबाइल डेवलपमेंट में काम आ रही है, कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क आ चुके हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव। इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फिर हमारे पास अपना आयोनिक के नाम से एक फ्रेमवर्क आया हुआ है, इसमें आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस बन सकती हैं। फिर आपके पास फ्लटर आया हुआ है। बेसिकली फ्लटर में आपका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपकी टाइप स्क्रिप्ट आ जाती है, लेकिन बहरहाल यू गेट द आइडिया। अच्छा, फिर अगर आप अभी सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें। अभी सर जो अब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कर रहे हैं ना सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जी जी, उसमें जो बैक एंड पे जो हमारा बनता है ना सारा, ये उसमें भी काफ़ी जो है ना जेएस का काम ही किया जाता है, रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल उसकी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस टाइम नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज में है। ठीक है, क्योंकि देखें जो फ्रंट एंड के डेवलपर्स थे ना, उनको जावास्क्रिप्ट तो अच्छे तरीके से आती ही थी,
और जब Node.js आया तो वही जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड वाली थी वो बैक एंड पे यूज होने लग गई, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या फुल स्टैक डेवलपर्स बन गए, थोड़ी सी मेहनत करके। ठीक है, जी तो सर। इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर, इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो आपके पास क्या C# थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और क्या थी जी, जावा थी, ठीक है, सी थी, C++ थी। तो इस तरह की लैंग्वेजेस से आप पाइथन। सॉफ्टवेयर बना सकते थे। अब जो है आपके पास कुछ टूल्स आ गए हैं जो कि आपको जावास्क्रिप्ट लिख के और उसको जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं आपकी सॉफ्टवेयर में, जो आप एज अ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन.js काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल। इलेक्ट्रॉन.js इसमें क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर बना सकता है। आपको लिखनी जावास्क्रिप्ट है लेकिन आउटपुट में आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि विंडोज में चल सकेगा। ठीक है, इस तरीके से और भी हैं कुछ, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे इसके। ठीक है, तो मैं आपको एक किस्म का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट कहाँ से शुरू हुई। शुरू कहाँ से हुई थी कि जी क्लाइंट साइड के ऊपर फॉर्म वैलिडेशन, पॉपअप बनाने के लिए कोई क्लिक हो तो उसके ऊपर कोई इवेंट, यहाँ से शुरू हुई थी। और आज देखें जावास्क्रिप्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद मैं आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट का टेक्निकल चीज़ों पे ले आता हूँ। कुछ जावास्क्रिप्ट के वर्जन हैं उन पे आ गए। देखिए बहुत ज़्यादा ना आजकल जावास्क्रिप्ट के जब फ्रंट एंड का या कोई बैक एंड का बंदा इंटरव्यू देने जाता है ना, और तो उससे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं कि व्हाट इज ES6 क्या है, या ES7 क्या है, या ES8 क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर वो पूछते हैं कि जी व्हाट इज एक्मा स्क्रिप्ट क्या चीज़ है जी। तो ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स में। तो आपको ना जावास्क्रिप्ट समझने से पहले एक्मा समझना पड़ेगा कि एक्मा क्या चीज़ है। ठीक है, तभी आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आएंगे। ठीक है, अच्छा एक्मा की अगर हम बात करें ना तो एक्मा इंटरनेशनल हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, एक्मा एक्मा इंटरनेशनल, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, 1961 में ये बनी थी। ठीक है, तो इनके जिनीवा स्विट्जरलैंड जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अगर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोई बनती है, ठीक है, तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। इनका काम सिर्फ इतना है, ठीक है, कि अगर कोई लैंग्वेज बनाई जाती है तो उस लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। आ रही है समझ? क्वालिटी का जी सर। ठीक है, कि क्या रूल्स होंगे, ठीक है, क्या आप लोगों के स्टैंडर्ड्स होंगे, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक लैंग्वेज को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है एक्वा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं अच्छा, तो एक्मा आपको समझ में आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। फिर अगर हम इसमें बात करें कि अ, एक स्टैंडर्ड है बहुत पॉपुलर, ठीक है, जो कि सबसे पहला स्टैंडर्ड है। एक्मा ने जो सबसे पहला स्टैंडर्ड लॉन्च किया था उसका नाम था एक्मा 262। ठीक है, ये इनके स्टैंडर्ड का नाम था। अगर आप इसमें जाएं ना, इनकी वेबसाइट पे, इनकी पब्लिकेशंस में जाएं, तो यहाँ पे आप जाएं जी स्टैंडर्ड्स में, और स्टैंडर्ड्स में आप बिल्कुल नीचे चले जाएं 262 पे। ठीक है, अब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था जिसमें इन्होंने लैंग्वेजेस की स्पेसिफिकेशंस की थी, और ये आया था जनाब किस ईयर में आया था जनाब, मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने नहीं लिखी। 1997 पहला एडिशन जो इसका आया था, वो आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एक्मा 262 एक स्टैंडर्ड था, तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था जून 1997 में। ठीक है, अब इन्होंने इस एडिशन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे कि अगर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी हमारे पास तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि इस एक्मा 262 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जावा स्क्रिप्ट आई हमारे पास। आ रही है समझ? तो एक्मा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके लिखी गई एक लैंग्वेज है। आ रही है समझ में ये बात? यस सर। सर कोई कोई भी लैंग्वेज
एक्मा को फॉलो करके ही मतलब हाँ जी, आएगी। आप अपने खुद लैंग्वेज आप बना रहे हैं तो आपको इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, सर इनका यानी जो ये स्टैंडर्ड है। सर यानी ये क्वालिटी इंश्योरेंस का काम करती है, उसको सर्टिफाइड कर हाँ जी, देती है। हाँ जी, आप इनका कोई भी रूल जो है ना उसको ऐसे नहीं कि आप उसको डिनाई कर दें और अपने खुद की कोई लैंग्वेज बना लें, फिर उसको आप पब्लिकली लॉन्च भी कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको कोई लैंग्वेज बनानी है, लॉन्च करनी है, तो इनके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। एक सर्टिफाइड करवानी पड़ेगी किसी भी हाँ इंटरनेशनल। जी, बिल्कुल। तो सर एक्मा 262 को मतलब पहले पहले फॉलो करना ये पड़ेगा, उसके पहला बाद जी, ये पहला इनका एडिशन था जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, कि जो आपकी लैंग्वेजेस के रिलेटेड था, ठीक है। ये जनरल पर्पस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनरल जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स इसके अंदर डिफाइन किए गए थे कि अगर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनती है, तो अभी तक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये है कि अगर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके लिए ये रूल्स होंगे। इधर तक अभी बात ये 1992 था कि 1997 था, कितना था मुझे फिर भूल गया। 1997 था। अच्छा, तो ये रूल्स होंगे और ये स्पेसिफिकेशंस होंगी जिनको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब बात कर लेते हैं जरा एक्मा स्क्रिप्ट की। अच्छा, अ, अब ये होती हैं जी अच्छा, अब इस जो एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है कि इसके अंदर ना उन्होंने गाइडलाइंस दी होती है, ठीक है, कि आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके क्या गाइडलाइंस होंगी, ठीक है। उसके अंदर सेट ऑफ डिटेल के अंदर उसमें रूल्स आ जाते हैं, डिटेल्स आ जाती हैं, गाइडलाइंस आ जाती हैं, जो कि मस्ट होती हैं किसी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और ये है आपका ओवरऑल एक स्टैंडर्ड, और उसके बाद आ जाती है एक्मा स्क्रिप्ट जिसको आप बोलते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि एक्मा स्क्रिप्ट 262 ECMA 262 के स्टैंडर्ड के बाद एक्मा स्क्रिप्ट, अब हुआ क्या कि जावा स्क्रिप्ट हमारे पास बनी, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, फाउंड हुई हमारे पास। अब जावा स्क्रिप्ट जो बनी उन्होंने क्या जो है ना स्टैंडर्ड दायरे फॉलो करके बनाई थी, ठीक है। तो इसमें ऐसे इसको आप समझें कि ये एक पहली लैंग्वेज थी जो कि एक्मा स्क्रिप्ट और ECMA 2 को कंप्लीटली फॉलो कर रही थी, ठीक है, और स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जावा स्क्रिप्ट बनी, ठीक है, तो अब जावा स्क्रिप्ट रन होती है क्लाइंट साइड पे, मतलब क्या कि ब्राउजर्स ने इसको सपोर्ट करना था, ऐसे है कि नहीं है। हमारे पास सफारी था, गूगल क्रोम था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स था, तो ब्राउजर्स थे, ठीक है। तो उस टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह नहीं था आया हुआ, ठीक है। तो ब्राउजर्स ने क्या किया कि जावा स्क्रिप्ट का अपना अपना वर्जन बना के उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आ रही है समझ में ये बात कि गूगल क्रोम वालों ने क्या किया जी, उनका अपना इंजन है गूगल, क्योंकि देखें आपका ये जो कोड होता है, कोड आता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ ब्राउजर में, तो ब्राउजर कैसे उसको डिस्प्ले करवा देता है, दरम्यान में कोई कंपाइलर बैठा होता है ना, कोई इंजन बैठा होता है जो कि उस कोड को समझ के और ब्राउजर में दिखाता है कि जी ये चीज है। जैसे हर लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, ऐसे है कि नहीं है, जो कि जी कोड सर। को समझ के और उसकी आउटपुट देता है कंपाइल करने के बाद कि इसका मतलब ये है, ये चीज डिस्प्ले होगी। तो हुआ क्या कि हमारे पास जितने भी ब्राउजर हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, जितने भी हैं, उन सब के अपने अपने इंजन हैं, उनके अपने अपने कंपाइलर्स हैं जो कि कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब हर जो उनका कंपाइलर है, हर ब्राउजर का जो कंपाइलर है वो अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हैं कि हर कोई जावास्क्रिप्ट के अपने अपने वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है। कोई जावास्क्रिप्ट को किसी तरीके से कंपाइल कर रहा है, कोई किसी तरीके से कंपाइल कर रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजें हैं जो कि एक ब्राउजर सपोर्ट करेगा, कोई दूसरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा। तो हर किसी ने अपना अपना एक वर्जन बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट का जिसको वो सपोर्ट करते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज समझ नहीं आया सर, जी। सही से समझ नहीं आया सर ये बात। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ठीक है, और हमारे पास ब्राउजर्स है, और इस लैंग्वेज ये नहीं कि ये कोई बैकएंड की लैंग्वेज है और बस ओवरऑल इसका जो सिनेरियो है और वो बन रहा है, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट
को जब ब्राउजर अडॉप्ट करते हैं तो हर कोई जावास्क्रिप्ट के अपने अपने वर्जन बनाता है, क्योंकि उनके अपने अपने कंपाइलर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इज नॉट ए नंबर का एक फंक्शन है, उसको एक ब्राउजर सपोर्ट करेगा तो दूसरा नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो आपका HTML CSS में भी तो यही चीज थी, कुछ टैग थे जिनको फायरफॉक्स सपोर्ट करता था तो गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं था करता। तो वही वाला सिनेरियो है यहाँ पे भी। ठीक है, जी हर सर। कोई अपने हिसाब से एक वर्जन अडॉप्ट करता है और उसको फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, अगर मैं आपको इनका जो हमारे पास इंजन है ना, इनके ब्राउजर्स के, तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी क्रोम। ठीक है, तो क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट को इनका जो कंपाइलर है, ठीक है, जिसको इंजन बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं, उसका नाम है V8। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा हो कि गूगल क्रोम्स V8 इंजन, जो नोड जेएस पे या थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते रहे, तो नोड जेएस भी बेसिकली गूगल क्रोम के V8 इंजन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो गूगल क्रोम V8 इंजन यूज करता है। अगर आप बात करें जी फायरफॉक्स की, तो फायरफॉक्स हमारे पास यूज करता है, उनका जो इंजन है जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए, उसका नाम है स्पाइडर मंकी। ठीक है, फिर अगर आप फॉर एग्जांपल एज की बात कर लें, इनका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, तो इनका जो है इंजन उसको बोलते हैं चक्रा। ठीक है, तो इस तरीके से इंजन्स बने हुए हैं। ठीक है, जो कि अपना अपना इनका सेटअप है और ये अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं। ये नहीं कि हर कोई सबका सेम सोर्स होगा, हर कोई इनका ये जो इंजन है अपने अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं। क्लियर है इतना? जी अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था वो, अब इस पे आ जाते हैं जरा। एक्मा की आपको समझ में आ गई, ठीक है। ES6, ES7, ES8 ये क्या चीज है, अब ये समझनी जरूरी है। ठीक है, ES6 बहुत ज्यादा, एक ऐसा समझे कि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हमारे पास था कि एक्मा, एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ES6 है ना, तो उसका मतलब है कि एक्मा स्क्रिप्ट 6। ठीक है, 6। ठीक है, तो अब ये है वर्जन्स। ठीक है, मतलब क्या वर्जन्स के, कि एक्वा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करती है। ठीक है, तो हर दफा वो कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स में, और इसी तरीके से आपकी एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन्स ये बनते रहते हैं। अगर आप इसको समझें कि जो आपका था ना एक्मा स्क्रिप्ट, या फिर जिसको आप ये कह सकते हैं कि जी ES6, क्या इस ES6 भी जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये आया था बेसिकली 2015 में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये एक बहुत मेजर चेंज था, बहुत बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स थी इनके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स में। अब शुरू हुआ था कहाँ से, ES1 से शुरू हुआ था निज़ाम। ES1 से शुरू हुआ था 1997 में। ठीक है, इसी तरीके से ES2 आया था, जो कि बना था 1998 में। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड रिवाइज किया था। फिर ES3 आया था। ठीक है, वो आए थे 1999 में, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड रिवाइज किया था, कुछ चेंजेस किए थे। ES4 था जो कि हमारे पास बेसिकली ये अबैंडन कर दिया था, कर दिया था उन्होंने। इसके अंदर कुछ एरर थे, तो उसकी वजह से इन्होंने अबैंडन कर दिया था। कौन नहीं अबैंडन, अबैंडन। ठीक है, तो ये बेसिकली कैंसिल हो गया था, ये कभी पब्लिश नहीं हो सका था। एक मिनट, अगर मुझे मैसेज आ रहा है।
अच्छा अच्छा ये ES4 आया फिर, ठीक है। फिर इसी तरीके से ES5 आया, तकरीबन ये आया था 2009 में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 19 पूरे 10 साल के बाद आपका जो है ना ES5 का वर्जन आया। और ES5 बहुत अरसा चला था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी रिविजन्स उन्होंने की थी कि जो कि तकरीबन हर जगह पे एक्सेप्टेबल थी, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हुआ था इनका ये वर्जन। फिर आपका आया जी मेजर चेंज, जो जिसको बोलते हैं ES6, ये आया जी 2015 में, पूरे 6 साल के बाद। इसके अंदर मेजर इंप्रूवमेंट्स थे, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस इन्होंने की थी, और ये इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और वाइडली एक्सेप्टेड है इस टाइम ES6। और इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जी वो पूछते हैं ES6 में कौन कौन से चेंजेस आए थे, क्या आपको पता है क्या क्या चेंजेस आए थे। तो ये बहुत ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर ES6 का क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आई। ES6 में स्टैंडर्ड्स के चेंजेस आए थे ना, कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होंगी उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उन्होंने स्टैंडर्ड्स के अंदर मेजर चेंजेस किए थे। तो उनको उनका पता होना चाहिए कि मेजर चेंजेस क्या थे। अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पता कि आप क्या क्या चीज़ होती है ES5 में क्या क्या था और ES6 में, लेकिन जैसे जैसे इसमें मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि ये ES6 में था या नहीं था, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहीं पे अगर एग्जांपल दूं कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वार यूज करना पड़ता है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। और ES6 में वेरिएबल की जगह पे लेट आ गया, और हाँ लेट आ गया था वेरिएबल की जगह पे। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। मैं इनका आपको सही। मेजर चेंजेस इनके ना ऐसा ऐसा मैं क्लियर कराता जाऊंगा। अच्छा सर, ये मतलब ES एक सीरीज चली हुई है, ES1 to 6 हो गया। वो जो हमने पहले देखा ECMA 262, तो उसमें भी इसी तरह की एक चली हुई थी कि ECMA पता नहीं 300 तक था, इस तरह कुछ थे ना। तो वो बेसिक था ECMA 262, और उसके मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर आएगी तो पहले तो ECMA 262 को फॉलो करेगी ना। और वो आगे वालों का क्या सीन है फिर, जो दूसरे बने हुए एक मिनट, ECMA मैंने के? आपकी बात सुनी नहीं है पूरी, मैं जरा ये रिप्लाई दे दूं। सर इस पूरे आपकी जो है एक्सप्लेनेशन का यही मतलब है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है ना वो यही है, ES6 है जो नहीं 2015 में नहीं, आ गया। और भी है, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, आते हैं जी अपने इसकी तरफ। अच्छा, इसके बाद ES6 मेजर चेंजेस थे, बहुत पॉपुलर हुए। फिर आपका जो है ना ES7 भी आया 2016 में। आपका जो है इसके जब 2015 के बाद जो है ना ये ECMA वाले, उन्होंने बोला कि हम हर साल अपने स्टैंडर्ड्स में इस अब कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। ES7 आया फिर 2016 में। इसी तरीके से ES8 आया, ES9 आया, ES10 आया, ES11 मेरा ख्याल है इस टाइम चल रहा है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो 2020 का जो था वो ES11 आया, ठीक है, जिसको 11th एडिशन भी बोलते हैं। अच्छा, तो लेकिन जो मेजर चेंजेस थे हमारे वो ES6 में देखने को मिले थे। ओवरऑल जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आए थे ES6 के बाद।
अच्छा, अब ये बात होगी हमारी, तो ये हैं इनके स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको कोई पूछे कि जी ES6 क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, तो अब आपको पता चल गया ना कि ES6 क्या चीज़ है। जी सर, उसका तो चल गया। मैं वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ जी, पूछें। ये तो मतलब स्टैंडर्ड चेंजेस, मतलब ES1 टू ES11 तक जो भी सीरीज चली हुई है, ये मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट की चेंजेस, स्टैंडर्ड जो चेंजेस आई हैं उनके मतलब एक ये सीरीज है। जावास्क्रिप्ट के चेंजेस नहीं, ये एक्मा वालों ने ओवरऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड्स रखे थे कि सही। जनरल पर्पस जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होंगी, जितनी भी बनेगी, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट उसमें फॉल करती है तो जावास्क्रिप्ट को ये फॉलो करना था, ठीक है। सही, ये मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। ये और दूसरे जनरल जो पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए स्टैंडर्ड्स हैं। सही है। और सर दूसरा जो एक्मा वाले, जो एक्मा 262 स्टैंडर्ड था एक पहला, जो हाँ वो जी, तो ऑल लैंग्वेजेस के लिए था ना। हाँ तो जी। उसमें उसमें जो मतलब वो मजीद उन्होंने ऐड किए हुए हैं एक्मा 262 से आगे जो भी हैं, हम्म। वो सब लैंग्वेजेस के लिए, मतलब वो सब लैंग्वेजेस के लिए हैं, मेन लैंग्वेजेस हैं या स्क्रिप्टिंग देखिए लैंग्वेजेस हैं एक्मा, जो। मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। एक्मा जो है ना हमारे पास, किधर गया, 262, ये ओवरऑल एक स्टैंडर्ड है। फिर उस स्टैंडर्ड में एडिशंस हैं, एडिशन नंबर 1, एडिशन नंबर 2, 3, 4, उनको रिवाइज करता रहता है, जिनको हम सही। एक्मा स्क्रिप्ट के, एक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं जी, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। सही है सर। एक्मा स्क्रिप्ट लेकिन का सर, एडिशन नंबर 1, एक्मा स्क्रिप्ट का 2, 3, 4, इस तरीके से स्टैंडर्ड वही है हमारा, एक्मा 262। जी सर, मैं वो कह रहा था कि एक्मा के जो आपने वो सीरीज उधर दिखाई है ना, उसमें 262 और भी बहुत से थे ना, तो वो फिर हाँ क्या जी, थे? वो और चीजों के लिए है ना, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्होंने इसी के बनाए हैं, और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस के इनका देखें, ये भी 11th एडिशन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी सही। 11th एडिशन आया है इसका। आप अगर देखें जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल है जी एक्मा 417, ये जून 2019 में आया है। इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम एक्सेस सिस्टम, तो इन्होंने बताया कि रियल टाइम एक्सेस सिस्टम जो है उनका किस तरीके का आर्किटेक्चर होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो इन्होंने ये सही डिफाइन है किया, ठीक है। तो सही है जरूरी सर। नहीं है मैं कि बस वही, इन्होंने यही एक स्टैंडर्ड बनाया और ये भूल गए, इन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए। जी सर, मतलब ये ओवरऑल वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हाँ के जी, लिए सारे ये इस इसमें जो है ना स्टैंडर्ड बनाती है और उनको फिर अपडेट भी करती है। तो मैं इन काफ़ी सारे आपको शायद समझ में आ जाए, काफ़ी आपको ना भी आए समझ में। अब जैसे कि 60 GHz, ये कोई फ्रिक्वेंसी के रिलेटेड होंगे। तो उसके बाद जी मेजरिंग द एनर्जी कंजप्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग ये सर प्रोडक्ट्स, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड। ओवरऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सबके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हैं। हाँ जी, वो जो आपका है ना ES262, ये स्पेसिफिकली आपकी जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए है। और उसके अंदर इस टाइम 11 एडिशंस आ चुके हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ES6 था। अब क्लियर है। जी सर, बिल्कुल। चलें, तो ये आपका थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। जी सर। मैं एक चीज़ और है, आपको जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस के लिए अगर कोई पूरे इंटरनेट पे बेस्ट वेबसाइट मिलती है ना, आप यहाँ पे लिखें जावास्क्रिप्ट रेफरेंस, ठीक है। तो वो है सबसे बेहतरीन वेबसाइट है मोजिला वालों की, ठीक है। मोजिला के ये जो है ना MDN, ठीक है, मोजिला का ये डेवलपर्स नेटवर्क, मेरा ख्याल है इनका ये एब्रीविएशन बनता है। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के जो बेहतरीन रेफरेंस जहाँ से मिलेंगे, आपको इंटरनेट की किसी वेबसाइट से नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस बताए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये फंक्शन है कोई इज नैन, ठीक है, एंड नैन होता है नॉट अ नंबर, ये कोई फंक्शन है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बड़ी डिटेल में बताएगा कि ये फंक्शन करता क्या है, एक्चुअल में निकला कहाँ से, क्या हिसाब किताब है, इसका सिंटैक्स क्या है। उसके एग्जाम्पल भी देते हैं, ये क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, रिटर्न में क्या देता है, डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी डिटेल में एक एक फंक्शन को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप नीचे आते हैं तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका फीचर है कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, इस फंक्शन को कौन कौन सा, किस ब्राउजर का कौन सा फंक्शन जो है ना वर्जन सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर हम डेस्कटॉप की बात करें, ये ऊपर डेस्कटॉप है, तो इस NAN वाला जो हमारा फंक्शन है, इसको गूगल क्रोम का जो पहला वर्जन था, ये तब से सपोर्टेड है ये फंक्शन। आ रही है समझ।
गूगल क्रोम का जब पहला सर। वर्जन आया था वर्जन 1, तब से ये वाला फंक्शन सपोर्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट एज का वर्जन जो है उसमें ये सपोर्टेड है। अगर आप 11 में यूज करना चाहेंगे तो ये फंक्शन सपोर्टेड नहीं। आ रही है समझ? फायरफॉक्स भी 1 से ही सपोर्ट कर रहा है, वर्जन 1 से इसको। इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 3 से सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वर्जन 2 में ये नहीं चलेगा। ओपेरा जो है वो वर्जन 3 से सपोर्ट कर रहा है, सफारी वर्जन 1 से कर रहा है। फिर आ जाए जरा मोबाइल में, तो मोबाइल में जो हमारा वेब व्यू होता है, जो कि बेसिक HTML का जो होता है ना, इनका एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, आपने देखा होगा एक डिफॉल्ट ब्राउजर भी होता है। तो वो जो है वर्जन 1 से सपोर्ट कर रहा है। जो गूगल जो क्रोम है एंड्रॉयड में, वो वर्जन नंबर 18 से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब 17 में इज NAN वाला फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये चीजें इन्होंने ब्राउजर कंपैटिबिलिटी दिखाई हुई है। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे अलहदा अलहदा हर ब्राउजर अपना अपना हिसाब से सपोर्ट करता है इनको। जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब आप कहें कि अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो ES6 है ना, ये हमारे पास तकरीबन सारे ब्राउजर जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। ES7, 8, 9, 10, अब आप कहें कि जी ये जो लेटेस्ट ES11 इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? ठीक है, तो मसला क्या होता है कि जो फॉरेन फॉरेन चीज़ें आती हैं ना, उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, उसके अंदर कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि टाइम के साथ चीज़ों को टेस्ट करने के बाद फिर उनको हर ब्राउज़र अपने अपने हिसाब से, कोई बंदा कोई ब्राउज़र जो है वो पहले ले आएगा किसी फंक्शन को, कोई ब्राउज़र बाद में ले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़ा उनका पता चल जाता है कि ये फंक्शन से जी प्रीवियस चीज़ें ब्रेक नहीं हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूज़ कर रहा है जी ES5, ठीक है, तो आप जो ES11 सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर दें और ES5 का ऐसे उनका कंट्राडिक्ट आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि वो उनकी वेबसाइट से ब्रेक कर दें, तो उनको करना क्या होता है कि लेगेसी सपोर्ट देनी होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ES8 का कोई फंक्शन यूज कर रहा है और ES5 वाले भी हैं हमारे पास, तो उनको क्या है कि सपोर्ट मिले पीछे से, उनका ES5 भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ES7 भी प्रॉपर वर्क करे। आ रही है समझ? तो लेगेसी सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन ES6 वाइडली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें से भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जा रही हैं ब्राउजर में। अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें चेक करना चाहें तो आप ये developer.mozilla पे आके चेक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट की कैन आई यूज़ मेरे ख्याल से वेबसाइट है, हाँ जी, canIuse.com। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई फंक्शन चेक करते हैं जी दिस, ठीक है, दिस अब हमारे पास एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट का, तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों का बता देता है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए लिस्ट मिल रही है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के सार जो ग्रीन है उसका मतलब है वो सपोर्टेड है। ठीक है, तो हमें तकरीबन ये जो है दिस वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये हर जगह पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कर लें जी फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ, तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये देखें ये भी तकरीबन हर जगह पे एक्सेप्टेड है। तो समझ में आ रहा है? आप यहाँ से चेक कर लें या फिर वहाँ से मोजिला वाला चेक कर लें, तो दोनों सेम है। तो ग्रीन है तो इसका मतलब है सारे इनके वर्जन एक्सेप्टेड है। क्लियर है? हाँ, ये देखिए अब ये रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का 6 से 8 वर्जन जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी 9, 10, 11 जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं, हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड वाला होता है, जाहिर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर 3 इसके अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ JS के नाम से। ठीक है, इसके अंदर फाइल बना सेव कर लेता हूँ। जाहिर है जावास्क्रिप्ट की फाइल हो तो आप HTML के अंदर रन कर सकते हैं। ठीक है, index.html बना लेता हूँ, तो इसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं नॉर्मली। चलें, तो आप हमारा ये बेसिक भूल तो नहीं गए अपने HTML पे? नहीं सर। अच्छी बात। पहली चीज तो आप देख लें कि हमारे पास कितने मेथड होते हैं
जावास्क्रिप्ट को लिंक करने की। ठीक है, पहला मेथड आपके पास होता है कि जी आपकी HTML की फाइल है, ठीक है, तो आप लिंक कर सकते हैं अपना जहाँ पे पहले तो आप कर रहे थे ना, लिंक कर लेते थे अपनी CSS। मैं इधर CSS भी बना लेता हूँ, फाइल डॉट CSS। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो ये हमारी CSS भी आ गई। अब आपको जावास्क्रिप्ट लिंक करने के मैं तरीके बताता हूँ, कितने तरीकों से आप जावास्क्रिप्ट लिंक कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप अपना हेड वाला जो आपका टैग है उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करें। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग का जो स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, इसके अंदर आपने SRC सोर्स के लिए, ठीक है, SRC के अंदर आप एड्रेस दे देंगे जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का। अब हमने फाइल अभी नहीं बनाई, मैं क्या कहता हूँ, इस JS वाले फोल्डर में मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक चलिए फोल्डर नहीं बनाते, एक नई फाइल यहीं पे बना लेते हैं। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ जी, index.js। ठीक है, तो जाहिर है जब जावास्क्रिप्ट है तो उसकी इंडेक्शन JS, जो एक्सटेंशन है वो JS हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सोर्स के अंदर लिख दूंगा जी index.js। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड जावास्क्रिप्ट लिंक करने का। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि आप इस बॉडी टैग जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप, ये हो गए आपके लिंक करने के दो जगह पे, आप इसको आराम से लिंक कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर यहीं पे इसी पेज के ऊपर इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली कि आप स्क्रिप्ट टैग को ओपन करें और उस स्क्रिप्ट टैग के दरम्यान में अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें कि वेरिएबल ए है और वेरिएबल ए इज इक्वल टू 2 या 1। ठीक है, इस तरीके से आप दो स्क्रिप्ट टैग के दरम्यान भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आगे समझ दूसरे की, आपको इंटरनल कैसे लिखनी है और आपको लिंक कैसे करवाना है, तो ये दो चीज़ें होगी आपकी क्लियर। तो इसके बाद हाँ बस यही होते हैं। ठीक है, दो मेथड आपके क्लियर हो गए। तो आपका ये है कि जब आपने अलहदा फाइल बनाई हुई है ना, तो इसमें आपको स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वेरिएबल है जो भी कुछ लिखें तो जाहिर है वो फाइल ही जावास्क्रिप्ट की है, उसको फिर यहाँ पे आप इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गए आपके मेथड्स जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के। अच्छा, अब ज़रा हम आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ, JS tutorials फाइल। ठीक है, फाइल भर मैंने एक H1 ले लिया, उसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जरूरी नहीं है कि आप एडिटर में अपनी जावास्क्रिप्ट लिखें। आप गूगल क्रोम में डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना होता है, राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट आपने देखा होगा, ये पहले भी आप यूज करते रहे हैं, आपको यहाँ कंसोल मिलता होता है। ठीक है, ये कंसोल प्योरली जावास्क्रिप्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, प्योरली जावास्क्रिप्ट के लिए ये कंसोल बनाया गया है, यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कंसोल जो है, जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंसोल को। ठीक है, तो हम भी इसको यूज करेंगे। सर ये इंस्पेक्ट वाला तो फिर अर्जी नहीं होता? नहीं नहीं, आप ये देखें, ये हमारे डेवलपमेंट पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो चीज हमने परमानेंट करनी है वो हम कंसोल में नहीं रखते, ये इस पे हम सिर्फ टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया। मतलब चेक कर लेंगे कि ये हो रहा हाँ है जी, कि नहीं। चीजें चेक करने के लिए। सही। अच्छा, अब आपको मैं सबसे बेसिक बताता हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, पहला मेथड आपके पास हेलो वर्ल्ड का, तो मैं आपको एक इजी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा, एक फ्लो के साथ चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक अलर्ट जारी करता हूँ। ठीक है, तो अलर्ट के लिए मैं एक अलर्ट वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और जाहिर है जब आप कोई स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए आप सेमीकोलन लगाते होते हैं, वरना एरर आ जाता है।
तो इसमें मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड हम सबका फेवरेट। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सी एक फंक्शन लिखा है कि एक अलर्ट जारी की जाए जिसके अंदर लिखा हो हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? तो सर मतलब ये मतलब फंक्शंस सारे बिल्ट इन ज़्यादातर बिल्ट इन होते हैं। फंक्शन होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखा रहा हूँ। अब जरा आते हैं और यहाँ पे मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें जी, ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया बन के। जी सर आ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मेरे से वो एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसको जी वो कह रहा है ओके करें, तो मैं ओके करूंगा तो वो मेरा बाकी का पेज लोड हो गया। आगे समझ में? जी सर, जिस तरह मतलब हम सर किसी वेबसाइट पे डेटा पुट करते हैं तो ऊपर आ जाता है कि डेटा सक्सेसफुली एडेड या इस तरह का कुछ। हाँ जी बिल्कुल, वही सीन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लें अपनी स्क्रिप्ट। ठीक है, वही सेम सिनेरियो है, या फिर आप इसको जाके अपने यहाँ पे लिख लें तो भी सेम है। इसको इसके लिए आपको ये है कि ये जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे मेरा ख्याल है जरूरत, ये CSS में कहाँ आ गया, index.js। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएं। ठीक है, इसके अंदर अपना स्क्रिप्ट लिख दें। इसके लिए आपको ये स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने अलर्ट लिखना है और इसको फिर अपने आप में लिंक करवा देना। यहाँ पे लिंक करवा देते हैं हम इसको स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं सोर्स दे देता हूँ इसको कि जी index.js। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। अब जरा जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी भी वही हेलो वर्ल्ड आ रहा है। क्लियर है? जी सर। सर ये वर्डप्रेस में हम जो ये फंक्शंस कर रहे थे वो ऑटोमेटिक ये जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही थी, वर्डप्रेस यूज़ कर रही थी जावास्क्रिप्ट। जाहिर है वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट के बगैर चलती नहीं है। जी सर, मतलब वो ऑटोमेटिक सारे काम कर रही थी, अभी हम जी, इसको खुद से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका हेलो वर्ल्ड, जो कि आप कोई भी आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं, सबसे पहले आपको हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया जाता है, क्योंकि वो जी प्रोग्राम सर। दुनिया में आ रहा होता है ना, पहली दफा चल रहा होता है, तो वो कहता है हेलो वर्ल्ड। इसके पीछे यही सिनेरियो। अच्छा, तो ये हो गया आपका हेलो वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट में क्या था? अच्छा, अच्छा आपको ना अब मैंने एक दो चीज़ें क्लियर करवानी है इसमें। कुछ टेक्निकल इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले क्लियर करवा देना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक index.js, या मैं ऐसे कहता हूँ इंडेक्स वाले को कहता हूँ मैं डिलीट। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ जी first.js। ठीक है, और एक और फाइल बनाता हूँ जिसको मैं सेव कर देता हूँ सेकंड सेकंड कर लेता हूँ second.js। ठीक है, तो first.js और second.js दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि एक जो हमारी स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, उसको मैं हेड में रखता हूँ जो कि होगा हमारा first.js, और दूसरे वाला जो है जो मैं बॉडी के स्टार्ट में रख रहा हूँ उसको मैं करता हूँ second.js। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 को बोल देता हूँ कि आपकी आईडी है जी, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग के नाम से मैंने इसको एक आईडी दे दी। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक के लिए? सही है। तो हेडिंग को मैंने एक H1 को मैंने आईडी दे दी हेडिंग की। दो जावास्क्रिप्ट चल रही हैं, एक first.js है और एक second.js है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ जरा, अब आपको इस कोड को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो अच्छा, तो गेट एलिमेंट बाय हो गया हमारा आईडी। मैं अपना एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ यहाँ पे और इसमें बोल रहा हूँ जी हमारे पास हेडिंग के आईडी से एक एलिमेंट है, उसको गेट करें।
inner HTML or equal to or below first file। अब आपको इसको रट्टा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि H1 में, ठीक है, हमारे जो HTML की फाइल है उसमें से देखो कि हेडिंग आईडी जिसकी है, जिस एलिमेंट की आईडी है हेडिंग, उसको गेट करो और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो इसके साथ। आगे समझ। तो अभी हमारा जो है लिखा हुआ है JS ट्यूटोरियल्स बाय आशिर, ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ हेलो आशिर फ्रॉम फर्स्ट फाइल। ठीक है, इस कोड का मतलब ये है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ये देखें जी, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखें जावास्क्रिप्ट पे जितने भी एरर्स होंगे ना वो आपको यहाँ कंसोल में देखने को मिलेंगे। आपको कोई मसला आ रहा है आप कंसोल में जाए, आपको पता चल जाएगा जी क्या एरर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नन। अच्छा, अब बेसिकली ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये एरर आ गया आपके पास। अब इस एरर को ना थोड़ा टेक्निकल लेवल पे समझो कि ये कह रहा है कि हमें आप जिस HTML के एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे थे वो हमें मिला ही नहीं। आई समझ। अब आप कहेंगे कि जी इसको मिला ही नहीं, हालांकि वो तो वहीं पे था। ठीक है, तो हमारा जो ये एलिमेंट था ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है जी JS ट्यूटोरियल बाय आशिर, इसको चेंज करना तो उसने चेंज क्यों नहीं किया। वो कह रहा है कि भाई मुझे मिला ही नहीं, मैं चेंज कैसे करूँ। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डॉम की। डॉम क्या होता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, हर ब्राउजर क्या करता है कि यहाँ ऊपर से पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, ऊपर से पढ़ना शुरू करता है और फिर आस्ते 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 नीचे पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई होगी जो थोड़े से टेक्निकल बंदे। हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे आया और उसने देखा जी first.js के नाम से एक फाइल है, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो वो यहाँ से सीधा जंप कर गया first.js के अंदर। आगे समझ। अभी उसका पिछले आगे वाला ये जो इतना हिस्सा वो रहता था, तो first.js हमने इसको दे दी तो वो सीधा first.js में पहले उसको पढ़ने चला गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग नाम से एक एलिमेंट है, ठीक है, उसको इसके ऊपर चेंज कर दो। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पढ़ने तक उसको क्या वो हेडिंग मिला था। मिला था सर, जी नहीं मिला था सर, वो नीचे था ना, तो ये नहीं पहले मिला तो ना, कर वो दिया। तो अभी आगे तो उसने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आगे आएगा तो उसको ये हेडिंग मिलेगा ना कि जी ये हेडिंग के नाम से। तो जब उसको मिला ही नहीं है तो वो उसको चेंज क्या करता। आगे समझ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत उनको यही एरर आता है बार बार, उनको पता नहीं चल रहा होता कि जी चेंज हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो ये एरर आ गया, शुक्र है यहाँ पे एरर आ गई थी, तो आपको क्लियर करनी थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी मुझे कोई इस तरह की आईडी मिली ही नहीं है तो मैं चेंज क्या करूँ। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और ये चीज जाके मैं सेकंड वाली फाइल जो कि एंड पे है, जो बॉडी के बाद है, इसका मतलब है कि ये वाली फाइल पढ़ने तक उसको H1 मिल गया होगा। ऐसे है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अगर सेकंड वाली इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब जरा मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें जी उसने इसको चेंज कर दिया। अब वो आ गया। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब उसको एलिमेंट मिल गया था तो उसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो मुझे बता दो। नहीं है सर। क्लियर है सारी चीजें। जी सर, क्लियर। अच्छा, अब जरा आते हैं हमारे पास बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एसिंक और एक होता है डिफर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं तो उसके साथ लिखा होता है एसिंक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस फाइल को तो पहले पढ़ो बाकी चीजें बाद में। आई समझ। अब
फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड वाली फाइल सेकंड जेएस के अंदर मैंने कोड लिखा था उसको मैं वापस उसी के अंदर ले आता हूँ जिसमें एरर आ रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ एसिंक और फर्स्ट डॉट जेएस के अंदर मैंने कहा हुआ कि जी ये वाला आप टैक्स चेंज कर दो। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या हो गया जी, एक सेकेंड। पहले से चेंज था ना सर, हाँ एक वो सेकेंड। उधर पहले से चेंज। हाँ ठीक है, हाँ अब भाई तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर, वो कह रहा है कि जी हमें तो ये एलिमेंट मिला ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ए सिंक और एक होता है डिफर, ठीक है। ए सिंक वर्सेस डिफर, ठीक है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेंगे आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट आगे चल के ना क्लियर हो जाएंगे, उनमें मसला नहीं आएगा। अच्छा, तो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ए सिंक का वो बोल रहा है यहाँ पे कि async allows execution of scripts asynchronously, ठीक है। And defer allows execution only after the whole document has been passed। मतलब क्या हुआ कि डिफर में क्या होगा, अगर डिफर लगाया है तो डिफर जिस स्क्रिप्ट पे लगा हुआ है उसके अंदर की जो भी चीजें हैं वो तब एग्जीक्यूट होगी जब बाकी का सारा पेज लोड हो चुका। आगे समझ में कि नहीं आई? समझ आ गई सर, मतलब वो अब मतलब फर्ज करें हम हेड टैग में डिफर लगा के उसको समझ लें कि ये लास्ट पे लगा हुआ है, लास्ट पे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं डेफर, ठीक है, और अब चलते हैं जरा इसको करते हैं हम रीलोड, तो देखें उसने वहीं पे वर्क कर गया वो, ठीक है। हमें उसको नीचे लेके आने की जरूरत है नहीं पड़ी क्योंकि पहले उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट रीड किया और उसके बाद उसने जो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी हमने उसको रीड किया। तो जब उसने बाद में उसको रीड किया तो उसको वो एलिमेंट मिल चुका था, ठीक हो गया। तो इस सूरत में हमें ऊपर लिखने ऊपर लिंक करने से भी ये इसका मसला नहीं हुआ। क्लियर हो गया जी। और एसिंक होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एसिंक में क्या है कि जो वो पहले फाइल को रीड करेगा बाद में बाकी चीजों पे जाएगा, और डिफर करेंगे तो पहले बाकी पूरा पेज लोड कर देगा, उसके बाद डिफर जिसके ऊपर हमने लगाया उसको जाके रीड करेगा तो उसको फिर एग्जीक्यूट कर देगा। ये क्लियर हो गया एसिंक वर्सेस डिफर? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा और इस तरह होगा कि ए सिंक हम लगा सकते हैं, मतलब हमारे पास HTML के ज़्यादा पेजेस हैं और उसमें ए सिंक लगा दें कि अगर यहाँ तक कोई एरर है तो फिर ये आगे ना जाए। जी बिल्कुल, बहुत सारे इसके हो सकते हैं सिनेरियोस। अच्छा, वो जो आपने बताया था कि रीफ रीफ अभी आया था 69 पे तो वो लिया ही नहीं है, 70 से नीचे आया था। मैंने वो लगाया हुआ था, अलर्ट लगाई हुई थी। अगर तो सर ऑर्डर लगा देना था। अभी कहाँ पे चला गया? एक मिनट दें जरा मुझे। अच्छा जी
तो अच्छा, तो ये एक इम्पोर्टेंट था आपका कि इसको आप समझ जाएं एसिंग क्या है और डिफर क्या चीज़ है। जी सर। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपने जावास्क्रिप्ट करनी है ना, तो जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आप VS कोड यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि VS कोड जो है ना वो आपको सजेशंस देता है। सजेशन इस तरीके से, जैसे मैं आपको ना यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा मैंने कॉन्फ़िगर भी करना है। मैं इसको बोलता हूँ भाई ये जावास्क्रिप्ट है, अ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके जो हैं काफ़ी ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेथड है, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ जी गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, तो ये बता रहा है जी एक मेथड है जो कि एक एलिमेंट और एलिमेंट की आईडी और स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो फिर बता रहा है रिटर्न्स द रेफरेंस टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ, तो उसको बता रहा है कि फिर ये रिटर्न में भी क्या देता है। तो इस तरह के ना ये काफ़ी डिटेल में सजेशन बताता है कि जो आप फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आप VS कोड पे आ जाएं अब, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए चीज़ों को समझ में, ठीक है। इसके लिए सर वही एक्सटेंशंस यूज़ करनी पड़ेंगी एक तरह की। हाँ, एक्सटेंशन मैं बता दूंगा जो भी आपको यूज़ करनी है। सर ग्रुप में अगर मैंने भेजी थी उनमें से सजेस्ट कर मैं देंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कल करवा दूंगा, आपके सामने कर दूंगा configuration। तो अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, तो इसके बाद अ, अच्छा, एक और चीज़ होती है। अभी तो मैंने आपको आउटपुट दिखाई है अलर्ट के जरिए, ठीक है। एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। बेसिकली राइट का मतलब होता है कि ब्राउजर में राइट कर दो जहां जगह मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम फ्रॉम फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इसकी भी आउटपुट देख लें आप। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है अब कि failed to execute write on document, it is not possible to write into a document from an asynchronously loaded external script unless it is explicitly opened। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे अब देखें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ना, इसने क्या करना होता है कि पेज में राइट करना होता है, ठीक है। तो ओके। अब अगर मैं इसको हेड के अंदर रख रहा हूँ, तो अगर इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे ले जाता हूँ बॉडी में, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो क्या हुआ भाई तुझे? वो सर आप 2 को ले 1 को ले लें, कौन सा था 1 में लिखा है 2 में? एक सेकंड, इसको मैं डिफर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने रिफ्रेश किया, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे इसने राइट कर दिया, ठीक है, हेलो आई एम फ्रॉम फर्स्ट फाइल, वो एरर निकल गया, ठीक है। उसको मैं डिफर कर रहा था। अब ये छोटे छोटे लॉजिक है, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो बहरहाल आप अभी ये समझ लें कि डॉक्यूमेंट राइट क्या करता है कि आपका जो डॉम है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ राइट कर देता है जो आप इसको बताते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा, कोई भी चीज़ आउटपुट करवाने का दूसरा मेथड। एक आपको अलर्ट पता चल गया, एक आपको राइट का पता चल गया कि राइट करने से, ठीक है। तीसरा आपके पास होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो होता है कंसोल के अंदर राइट करना चीज़ों को। मतलब यहाँ पे
आपको यहाँ ऊपर कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवानी, आप यहाँ कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के चेक करते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ जी console.log, ठीक है। और ये फंक्शंस मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, अब अभी के लिए आप चीज़ों को ना थोड़ा समझ लें कि कैसे वर्क करता है। तो मैं तो console.log में बोलो कि हेलो देयर, ठीक है। तो इसको आप कहाँ प्रिंट करवाओ, कंसोल में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी नीचे, यहाँ देख रहे हैं console.log के अंदर प्रिंट हो गया, नीचे ऊपर कुछ नहीं है, कंसोल के अंदर आके यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। नहीं सर किस तरह? देखिए कंसोल है ना, ये आपकी ब्राउजर का कंसोल आपने ओपन किया हुआ है, तो जी इसको सर। मैंने बोला कि कंसोल के अंदर लॉग किस चीज को, हेलो देयर को, सही है सर। ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि कंसोल के अंदर हेलो देयर को उसने लॉग कर दिया, बस बात खत्म। तो ये मेथड होता है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कंसोल के अंदर आप कैसे किसी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं। किसी भी चीज़ का आप फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर उसकी आउटपुट आप कंसोल में प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। हर दफ़ा आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाने की या अलर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर हम कंसोल में ही इसको प्रिंट करवा के देखेंगे चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। इसको सर मतलब जिस तरह रफ पेज यूज कर हाँ रहे जी, हैं, रफ। इसको आप एज अ रफ पेज कह सकते हैं। अच्छा, तो ये console.log हो गया आपका। इसके बाद अच्छा, इसको वैसे फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुद से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ ना कंसोल, तो जैसे मैंने कंसोल लिखा तो वो बोल रहा है जी console.log, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ भी पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यहीं पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हेलो। तो जैसे मैंने हेलो लिखा तो देखें उसने क्या आउटपुट में दे दिया, हेलो, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहीं पे जाके लिखें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर कंसोल, मैं लिखता हूँ जी 1+1, तो देखिए उसने मुझे क्या रिटर्न में दिया, 2। अब ये तो जावास्क्रिप्ट ही कर सकती है ना, क्या HTML CSS तो नहीं कर सकता, ठीक है। कैलकुलेशन तो जावास्क्रिप्ट कर सकती है। तो इसने 1+1 2 बोल दिया, मैं इसको कहता हूँ जी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो उसने मुझे देखें पूरा आंसर दे दिया उसने। आ रही है समझ में, समझ आ रही। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जावास्क्रिप्ट ही है। अब ये जो आप जब यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली किस चीज़ में कंपाइल हो रहा है, ये अब गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम का V8 इंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये V8 इसको कंपाइल कर रहा है। अगर आप उसमें फायरफॉक्स में कर रहे थे तो वो स्पाइडर मंकी था जो आपको कंपाइल करके दे रहा है। डेवलपर्स का आपस में मसला बना हुआ है। मोबाइल डेवलपर और वेबसाइट का डेवलपर दोनों आपस में लगे हुए हैं। वो कह रहा है तेरा कसूर है, वो कह रहा है तेरा कसूर है। मुझे 1 मिनट दें जरा, मैं इनको देखूँ भाई क्या से बता रहा है। अच्छा जी। तो ये हो गया जी आपका थोड़ा सा बेसिक सा एक किस्म का इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अम, इसके बाद आप चाहें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हेलो देयर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है।
5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका जो मेरे पास आंसर प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, तो ये देखिए 50 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल में उसने 50 उनको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर प्रिंट करवा दिया। तो ये है जी आपके पास तीन चीजें, कंसोल डॉट लॉग हो गया आपके पास, और अलर्ट हो गया आपके पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद मेरा ख्याल है अच्छा, तकरीबन ये क्लियर है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि स्टेटमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होती है और कमेंट्स देख लेते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि आप किसी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक चीज बतानी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जी बाहर से कोई चीज खरीद के लानी है, ठीक है, तो उसके आप किस तरह से डायरेक्शंस बनेगी कि जी पहले उठो, ठीक है, कपड़े वगैरह पहनो, जूता पहनो, ठीक है, फिर जी बाहर जाओ, एटीएम में जाओ, ठीक है, एटीएम से पैसे निकालो, ठीक है, फिर बाजार जाओ, ठीक है, वहां से जी फ्रूट लो, फिर वापस घर आओ। मतलब आपको क्या एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ये नहीं कि आप सीधा प्रोग्राम को बोलेंगे जी जाओ जाके फ्रूट ले आओ बाजार से, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। जी सर। आपको उसको एक एक चीज बतानी पड़ती है कि भाई तूने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। और वो जब आप एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हम स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी, इसकी स्टेटमेंट होगी। तो आपको अभी ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन लिखी है जी, कंसोल डॉट लॉग करवा दो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये इसको बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। आगे समझ में? स्टेटमेंट एंड कहाँ पे होती है? स्टेटमेंट एंड होती है जहां पे आपका सेमीकोलन लग जाए। ठीक है, जहां पे आपका एक सेमीकोलन लग जाएगा, इसका मतलब है कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट एंड हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जी, आप इसको नीचे ले आए, ठीक है, इसको नीचे ले आए, नीचे सेमीकोलन एंड कर दें, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक आपकी एक स्टेटमेंट काउंट होगी। ठीक है, तो ये होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से लिखें जी, एक वेरिएबल है जी ए के नाम से, फिर मैंने बोला जी ये एक मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, फिर मैं कहता हूँ जी ए जो है वो बराबर है 2 के, मेरी स्टेटमेंट खत्म होगी। फिर मैं कहता हूँ कि जी अलर्ट करवा दो जी ए को, तो ये मेरी एक स्टेटमेंट यहाँ खत्म होगी। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप देखें 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे उसको दी हैं। ठीक है, और हर स्टेटमेंट एक एक करके एग्जीक्यूट होती है। ऐसे नहीं होता कि 10 स्टेटमेंट इकट्ठी एग्जीक्यूट हो, फिर अगली 10 इकट्ठी एग्जीक्यूट हो। आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे कि कुछ कंपाइलर्स होते थे ऐसे जो कि पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा एग्जीक्यूट करते थे, या फिर कुछ ऐसे थे जो दो दो या चार चार स्टेटमेंट्स को पकड़ के इकट्ठा एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एक स्टेटमेंट जाती है, वो एग्जीक्यूट होती है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा तो ये होगी आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि हमने तो यहाँ पे 3 लाइंस लगा दी, आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि जी वेरिएबल ए है, यहाँ पे कॉमा अपने सेमीकोलन लगाया, ए इज इक्वल टू 2 है, फिर ये लगाया, फिर अलर्ट करवाया आपने। ठीक है, अलर्ट करवाया कुछ जी, ए को अलर्ट करवा दिया जाए। तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इनको अलहदा अलहदा हर स्टेटमेंट को अलहदा अलहदा लाइन पे लिखें, ये जरूरी नहीं है। ब्राउजर को कोई से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्टेटमेंट्स को अलहदा अलहदा लाइन पे लिखा है या सेम लाइन पे लिखा है। अच्छा, तो ये हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा कमेंट्स पे। ठीक है, आपको याद होगा कि हम HTML में कमेंट्स लगाते होते थे। फॉर एग्जांपल आपने ये हेडिंग को कमेंट करना है, तो आप क्या करते थे कि आप इस तरीके से एक सेमीकोलन अपना लेस देन वाला साइन, ठीक है, फिर आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता था, फिर डबल डैश,
फिर उसके बाद जो भी चीज़ है वो कमेंट हो जाती थी, फिर आपने जब कमेंट को क्लोज करना है डबल डैश ऊपर ये लगाते थे तो आप कमेंट कर देते थे, ऐसे ही था ना। तो आप CSS में भी कमेंट्स लगाते थे। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे कमेंट्स लगते हैं वो कुछ इस तरीके से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जी डबल स्लैश लगा देंगे। अगर आपका सिंगल लाइन कमेंट है तो आप डबल स्लैश लगा देंगे तो वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर आपकी एक से ज़्यादा लाइंस हैं उनको आप कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप आप यहाँ पे लिखेंगे स्लैश, ठीक है, स्लैश लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे स्टार, स्टैरिक जिसको बोलते हैं, स्टैरिक साइन लगाएंगे। और जहाँ पे आपने ख़त्म करना है, ठीक है, आप जहाँ पे आपका कमेंट ख़त्म होगा वहाँ पे आपने स्टार पहले लगाना और स्लैश बाद में लगाना। सॉरी, हाँ बल्कि ऐसे ही होगा ये, ठीक है। स्टार पहले लगाएंगे और वो बाद में लगाएंगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है आपके CSS दो कमेंट। HTML में भी यही बात करते थे ना? CSS में यही था जी, HTML में डिफरेंट होता है। तो ये दो मेथड हैं। सिंगल लाइन कमेंट का आपको पता चल गया, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे वो सिंगल जो भी लाइन है आपकी वो कमेंट आउट हो जाएगी। और मल्टी लाइन कमेंट्स आपके इस तरीके से होते हैं कि एक फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टैरिक, और जहाँ खत्म करना है वहाँ एक पहले स्टैरिक आ जाएगा और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, तो वो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। अच्छा, अब जरा आ जाएं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स पे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अभी मैं ES6 की एक भी चीज मैंने आपको नहीं करवाई, ठीक है। जब मैं कोई चीज ES6 में से करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये ES6 में से आ रहा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल्स होते हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, या फिर कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एज अ टोकरी से समझ लें, ठीक है। और उस टोकरी के अंदर आप कोई भी चीज रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते हैं कोई ना कोई वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाया जाता है। वेरिएबल के लिखते हैं आप वार, वार का एक जिसको कहते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। और उसको आप यहाँ पे लिखेंगे वार, और उसके बाद आपने जब ये वार लिखते हैं इस कीवर्ड को, तो कंपाइलर समझ जाता है कि अब कोई ना कोई ये कीवर्ड डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। कीवर्ड की किसी कीवर्ड की डिक्लेरेशन होने वाली है। तो वार लिखने के बाद हम अपने कीवर्ड, अपने वेरिएबल को कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वार एक्स, ठीक है। वार एक्स से क्या हुआ कि एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो वार एक्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल मेरे पास डिक्लेयर हो चुका है एक्स, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ मैंने डिक्लेयर करवाया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स के बदले में क्या मिल रहा है आपको? अनडिफाइंड। जब किसी वेरिएबल को आप सिर्फ डिक्लेयर करवा के छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं करते, तो वो अनडिफाइंड उसके अंदर पड़ा होता है। होगी आगे समझ? ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, ये आपको आगे चल के बहुत फायदा देने वाली, इनको याद रखना आपने। कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ कि जी x इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने सेमीकोलन लगा दी। अब मैंने क्या किया कि वो वेरिएबल जिसको मैंने डिक्लेयर करवाया था उसके इक्वल टू कर दिया 5। इक्वल टू का मतलब होता है, अब मैं ऑपरेटर्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझ लें कि x के अंदर 5 को सेव करवा दिया जाए, तो मतलब 5 जो वैल्यू है वो x के अंदर सेव करवा दी जाए, ठीक है। अब जरा चलते हैं और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जी एक्स, ठीक है, तो एक्स के बदले में अब हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है? 5। सर यहाँ पे ये केस सेंसिटिव हो गया। केस सेंसिटिव होगा, बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दो अलहदा अलहदा चीजें, उनको अलहदा अलहदा ये ट्रीट करेगा, वो कभी भी एक नहीं हो सकती, ठीक है। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप किस किस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रूल्स ऐसे मैं लिख देता हूँ, रूल्स फॉर
डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आप समझ लें, आपके लिए आज का ये काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स, तो पहली चीज़ तो ये है कि वेरिएबल कैन नॉट, इसको ऐसे करते हैं डबल स्लैश में लिया, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप कभी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते लगते जी वेरिएबल 1 2 3 ABC, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस तरह कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवा सकते कि वो जो है ना नंबर से स्टार्ट हो रहा हो। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि वेरिएबल जी डिजिट 1 2 3, ये एक्सेप्टेबल, बाद में आ सकता है नंबर, ठीक है, दरमियान में भी आ सकता है, स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये पहला रूल हो गया आपका। दूसरा ये कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट $sign एंड अंडरस्कोर। आप वेरिएबल्स को स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते सिवाय किसके, $sign या अंडरस्कोर के। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी आपने वेरिएबल लिखा है और आप लिख रहे हैं जी यहाँ पे परसेंटेज 1 2 3 या परसेंटेज हेलो लिख रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि डॉलर हेलो एक्सेप्टेबल है, हेलो 1 2 3 लिखें, कोई मसला नहीं है। यस डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल का नाम, कोई मसला नहीं है। हाँ, आप सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल अंडरस्कोर हेलो 1 2 3, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया? जी सर सही है। ठीक है, तो ये चंद एक रूल्स हैं। हाँ, एक और रूल है, वो मैं आपको बता दूं। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी, ऐसे होगा कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जैसे कि वार बजाते खुद एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप ऐसे लिख रहे हो जी वार के वेरिएबल बना रहे हैं वेरिएबल के वार के नाम से, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो पहले से रिजर्व है। ठीक है, या रिजर्व फिर जी। आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं दिस पहले से रिजर्व है, वो एक कीवर्ड है। ठीक है, आप वो ये नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको एक लिस्ट मिलती है, यहाँ पे आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना आपके सामने जितने भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, बूलियन। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये दिस भी मिल गया। ठीक है, इसके अंदर ये आपको वार भी मिल गया। तो ये जो है आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, ये रिजर्व है पहले से, इनका कोई ना कोई पहले से मकसद है। ठीक है, इनको आप एज अ नाम अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये रूल भी आपके तकरीबन बस यही है। ठीक है, ये रूल्स आपने याद रखने हैं कि आप जो है अपने नंबर किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट $sign एंड अंडरस्कोर, और आप कोई रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। अच्छा, तो ये हो गया जी आपका। अ, अच्छा, एक चीज़ और, आपने यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था एक्स के नाम से और उसके अंदर फाइल को सेव करवाया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट करने के लिए कि जी वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5, या इस तरीके से। ये उसका शॉर्ट हैंड हो गया कि आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स देने की बजाय आपने एक ही स्टेटमेंट में काम कंप्लीट कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर भी करवा दिया, उसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर दी, बात खत्म। ठीक हो गया? अच्छा, सर तो इसमें डाटा टाइप का कोई रोल होगा? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही। सर इसमें जो डाटा टाइप का रोल होगा उसमें कुछ इशू होगा
कि हम वेरिएबल का नाम जो रख रहे हैं कौन से डाटा टाइप में रखेंगे, या वो किस तरह? नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, डाटा टाइप कोई भी आ सकती है उसके अंदर, किसी भी नाम के अंदर कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले होता था ना कि जो आप सी या C++ वाले बंदे हैं, उन्होंने क्या करना होता था जी, अगर स्ट्रिंग है तो पहले स्ट्रिंग लिखते थे जी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल एक जी वेरिएबल है एक्स के नाम से और वो स्ट्रिंग है, ऐसे करते थे, ठीक है। तो अगर उन्होंने इंटीजर करवाना होता तो बताते जी ये इंट है, ठीक है। अगर उन्होंने वो कोई इशारिये वाला तो वो फ्लोट लिखते थे। ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे कोई सीन नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्क सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई नंबर सेव करवाना है, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, तो आप सिंपली 10 लिख देंगे, वो उसको पता चल जाएगा कि अगर सिर्फ 10 लिखा हुआ है तो वो एक इंटीजर है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 10.5 तो वो खुद ही समझ जाएगा कि ये एक डेसिमल है, ठीक है। उसको हमें कोई डाटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, हेलो फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हेलो देयर है, तो आपको करना क्या है, स्ट्रिंग को आपको डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है, तो खुद ही समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं। ऑटो पे वो खुद ही इसको कॉन्फ़िगर करेगा। हाँ जी, हाँ, आप ये है कि आप डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। राइट सर। अगर सर स्ट्रिंग दोनों एक्सेप्टेबल। किसी डिजिट को कोटेशंस में लिखते हैं तो वो एज उसको करेक्टर ही हाँ, लेगा। अगर आप डबल कोटेशन के अंदर 100 लिख देते हैं तो ये अब नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। राइट सर, थैंक यू। वैसे मैं थोड़ा डिटेल में आपको डाटा टाइप्स करवाऊंगा। अच्छा तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी हमने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है। उसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे console.log करवा के देख लेते हैं, console.log, और इसको बोलता हूँ कि जी x को वो करवा दो, लॉग करवा दो। अब यहाँ पे आप नोट करें तो मैंने कोई डबल कोटेशन यहाँ पे इस दफा यूज नहीं की, पहले मैं डबल कोटेशन यूज कर रहा था, क्योंकि जो आपका वेरिएबल होता है उसको डबल कोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं फिर उसको डबल कोटेशन की जरूरत पड़ती है, वेरिएबल को डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। अब x है तो इसको मैं यहाँ पे जाके और रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको वो देखें आपके सामने 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ जी हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। या फिर इसको हेलो वर्ल्ड नहीं भी करना, एक्स के अंदर आप सेव करवा दें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली एक्स लिख दें, ठीक है। इसका मतलब है कि अब एक्स के अंदर क्या चीज़ है, एक स्ट्रिंग टाइप का कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब अगर आप चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ये रिफ्रेश किया, ये हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी। सर एक चीज पूछनी थी, हम कंसोल में उसको क्यों राइट करवा रहे हैं, इनके रीड करवा रहे हैं? ये अच्छी प्रैक्टिस है अभी तक, क्योंकि हमने कोई HTML के डॉम मैनिपुलेशन तो की नहीं जो हम उसको गेट एलिमेंट करें और गेट क्लासेस करें। वो जब उन सिलेक्टर्स पे आएंगे तो फिर वो कर लेंगे, लेकिन अभी आप जितनी भी चीजें करने वाले हैं वो console.log में ही होंगी। राइट सर। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी हमारे पास एक वेरिएबल है x और वो इज इक्वल टू है 10 के, ठीक है। फिर आपने एक और वेरिएबल लिया y, वो इज इक्वल टू है 100 के। फिर आपने क्या किया जी, एक वेरिएबल है z, वो इज इक्वल टू है जी x प्लस y के। तो क्या आउटपुट आएगी? इन दोनों का सर 110 आएगा, x प्लस y। ठीक है, तो x को हमने 10 बोला, y को हमने 100 बोला, और हमने एक z वेरिएबल लिया, उसको बोला कि भाई x प्लस वाई को जो भी इसकी वैल्यूज है, मतलब 10 प्लस 100 हो जाएगा, इनको प्लस करो, जो भी आंसर आता है उसको z के अंदर सेव करवा दो। तो उसके बाद हमने z को console.log करवा दिया। अब आप आए यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें 110 आपको आंसर में मिल गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अब जरा आ जाएं कि आप लोगों को लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सर वेरिएबल की इसमें जो जगह पे स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन होगी, क्या कह रहे हैं?
कंकैटिनेशन नहीं, अभी कंकैटिनेशन मैं नहीं करवा रहा, उस पर बाद में आएंगे। दो सर तीन अगर मैथड्स हैं। डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो हाँ, उसकी कंकैटिनेटिंग आपकी आवाज कट रही है। चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, ये देखें। पहले आप ये समझ लें कि वार की जगह पे आप लेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं। ये लेट लिखा, ये लेट लिखा, ये लेट लिखा। ठीक है, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। चलते हैं इधर ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं तो वही आंसर है 110, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखें कि लेट जो है वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखना आपने। ठीक है, लेट वाला जो कीवर्ड है वो ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसमें और वार में फर्क क्या है, ये मैं आगे चल के, ये बेसिकली स्कोप्स में आ जाती हैं चीजें, ब्लॉक स्कोप है या फंक्शन स्कोप है। तो जब मैं स्कोप्स करवाऊंगा फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि आप वार की जगह पर लेट भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाएंगे फिर आपको इन दोनों के फर्क का पता चलेगा। ठीक है जी। लेकिन तो अगर आप कहेंगे जी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि वार यूज करना चाहिए या लेट, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेट को ही यूज करें। आगे चल के आपको इसका पता चल जाएगा कि क्यों। लेट इजी है सर। हाँ जी, लेट ज़्यादा पावरफुल भी है वार की निस्बत। जब हम थोड़ा नेस्टेड फंक्शंस और उनकी तरफ चलते हैं तो लेट काफ़ी पावरफुल है उस सिनेरियो में। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। सर ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल सारे ऐसे जी, ऐसे ही होते हैं सारे। अब फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि जी एक्स और वाई को कोई वैल्यू दी हुई है और जेड के बराबर करके फिर जेड को प्रिंट करवा रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर दें कम्प्लीटली और कंसोल डॉट लॉग में लिख दें जी एक्स प्लस वाई। आ रही है समझ कि आप कंसोल डॉट लॉग वाली स्टेटमेंट के अंदर ही उनको प्लस करवा लें, बजाय इसके कि एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसके अंदर सेव करवाएं और फिर उसको यहाँ पे आउटपुट करवाएं। तो इसका भी आंसर हमारे पास वही सेम ही आएगा। अब इसी यहीं से तो पता चलता है कि कोई जब कोड लिखता है अपना तो वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है, वो कोई ज्यादा कोड तो नहीं लिख रहा जरूरत से, जबकि उसका थोड़े कोड में उसका काम बन रहा था वो। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज हो गई आपकी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, लेट के साथ हमारे पास यूज होता है कॉन्स्ट। कांस्टेंट का पता है किसी को? जी, कांस्टेंट का पता है किसी को क्या होता है? नाम से ही पता चल जाना चाहिए। जी सर, कांस्टेंट वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती ना, वेरिएबल की तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट डिजिट 1 इज इक्वल टू 10 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि जी एक कांस्टेंट है हमारे पास x के नाम से और उसके अंदर है जी 2। ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ जी डिजिट। अच्छा, अब देखें, अब लेट जिसको हमने किया है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और जिसको हमने कांस्टेंट 2 दे दिया उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ तो इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जी आउटपुट करवा दिया जाए क्या चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे आउटपुट करवा दिया जाए कि डिजिट 1 और प्लस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके आउटपुट करवा दिया जाए। अगर हम इसके आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए उसने क्या किया कि 12 आंसर दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी हमने ऊपर डिजिट 1 को 10 वैल्यू दी थी, यहाँ नीचे आके मैं बोल देता हूँ कि डिजिट 1 जो है वो अब 20 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने उसकी वैल्यू को आगे चल के रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं जाके यहाँ आउटपुट चेक करता हूँ तो वो कितनी हो गई? 22। इसका मतलब है कि लेट वाली वैल्यू को मैंने आगे चल के रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको बोल दूं कि जी जो हमारा कांस्टेंट एक्स था वो अब बराबर है 20 के। ठीक है,
तो अब एक्चुअल में देखा जाए तो 40 जवाब आना चाहिए, लेकिन वो है कांस्टेंट, उसको अब यहाँ पे दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो देखें, वो फौरन से उसने एरर दे दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से कोई नई वैल्यू असाइन कर रहे हो। यहाँ पे देखें फर्स्ट जेएस में लाइन नंबर 6 पे वो कह रहा है एरर है, ठीक है। तो आप जाएं लाइन नंबर 6 के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से एक कांस्टेंट वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ लेट को जो है ना, या वेरिएबल को नई वैल्यू दे सकते हैं। आप जिस चीज को आपने कांस्टेंट कर दिया उसको आप नई वैल्यू नहीं दे सकते, उसकी जो वैल्यू थी वो रन टाइम के दौरान वही रहेगी। क्लियर है? कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा तो ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद और क्या एग्जांपल यहाँ पे आपकी मैं बना सकता हूँ। मेरा ख्याल है वेरिएबल्स में आपको यही एग्जांपल्स ही बने। अच्छा, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल आपने डिजिट 1 के अंदर आपने जो है ना सेव करवाया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और आप कांस्टेंट, चलिए इसको भी लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट ही कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एक डिजिट 2, ऐसे कर लेते हैं, एक्स है और वाई है। एक्स के अंदर आपका स्ट्रिंग है और वाई के अंदर आपकी इंटीजर है, और यहाँ पे आप एक्स और वाई को प्लस करवा रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? जी सर, समझ नहीं आई। आपके पास एक्स के अंदर स्ट्रिंग है, वाई के अंदर नंबर है, इन दोनों को आप प्लस करवा रहे हैं, क्या आंसर आएगा? एरर करेगा सर, बाकियों को। एरर करेगा। जी ये सर, नहीं, ये मैंने रिफ्रेश किया, कहीं एरर नजर आ रहा है? बाकी लैंग्वेजेस तो करती हैं सर। कोई एरर नहीं करेगा, ठीक है। उसने क्या किया कि नंबर को और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। मतलब इसने इन दोनों को आपस में वो फर्क नहीं किया कि जी एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, इनको आपस में कैसे जोड़े। हालांकि हम डायरेक्टली जोड़ रहे थे, कोई कंकैटिनेशन नहीं, कुछ नहीं, इतना इंटेलिजेंट है। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि एक्स के अंदर मैं स्ट्रिंग के तौर पे 100 सेव करवाता हूँ, और y के अंदर एज अ नंबर 2 सेव है, और इन दोनों को मैं प्लस करवा रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा? फिर भी आना तो यही चाहिए सर। मतलब स्ट्रिंग को मैं नंबर के साथ प्लस करवा रहा हूँ, क्या आंसर आएगा? लेकिन स्ट्रिंग में नंबर है मेरे पास से, क्या ये इनको प्लस कर देगा? जी सर, सेम ही आएगा, अच्छा, वही जो पहले ये वाला था रिफ्रेश ये। किया और ये इसने कर दिया 1002, मतलब उसने उनको प्लस नहीं किया लेकिन जोड़ के रख दिया, देख रहे सर हैं? दैट्स मीन के कॉन्कैटिनेटिंग ऐसे ही होगी जैसा कि आप प्लस लगा रहे थे, इन्हीं से ही होगी। हाँ जी, ऐसे ही होती है। वैसे इसमें 2-3 मेथड है, वो मैं अलहदा से बताऊंगा हमारे पास। राइट। वो इसको पता नहीं, इस आपका जो 1 2 3 जो लाइन होती है ना, उसके साथ एक सिंबल इस तरह भी हो जाती है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, 2-3 है हमारे पास, वो सारी देख लेंगे। बस यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गई सर, जो मैं पूछना चाह रहा था काफी टाइम से। चलें, ठीक है जी। तो ये होगी जी आपकी यहाँ पे इसने क्या किया कि दोनों को जोड़ के रख दिया। अच्छा, तो इसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें और आपकी क्या बन सकती है जी? अच्छा जी, अब यहीं पे अगर प्लस करने की बजाय मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आप बताएं जी, अब सिनेरियो चेंज हो। अभी भी जवाब ये आएगा 200 सर। क्या 200 मतलब मल्टीप्लाई करवा देगा? करवा देगा सर। नहीं, ये नहीं कॉन्कैटिनेट नहीं होगा करवाएगा। सर। एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, नहीं तो होगा क्या सर, वो उनको मल्टीप्लाई करवा देगा? नहीं करेगा सर, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब देखें जरा, ये मैंने रिफ्रेश किया, उसने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ यही डिफरेंस है ये ना, तो सर यही तो अपनी चीज मैं मर्जी आपको कर रहा बताना है चाह तो। रहा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो उसने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि एक
स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, और हालांकि मल्टीप्लाई कब होता है, जब दो नंबर्स हो, दो स्ट्रिंग्स कभी आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, तो इसने खुद से हिसाब लगा लिया कि दूसरा भी इसको नंबर ही लेना था, तो उसने दूसरे को अज्यूम किया कि ये नंबर है और उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये खुद से डिसाइड करता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसमें। हालांकि आप बताएं कि अगर दो स्ट्रिंग होती तो उनको मल्टीप्लाई कैसे कर, मल्टीप्लाई का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि दो स्ट्रिंग का उनको मल्टीप्लाई करवा दे, कोई लॉजिक बनता है? उनको तो प्लस करवाया जा सकता है बस, कि दोनों को जोड़ना है। मल्टीप्लाइकेशन तो वो अरिथमेटिक उसमें आ जाता है, ठीक है, कि नंबर्स की मल्टीप्लाइकेशन। तो यहाँ पे उसने खुद से क्या किया कि अगर आपका कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप है भी सही, तो उसको एज अ नंबर एज्यूम करके मल्टीप्लाइकेशन उसने करवा देनी है, ये आपने याद रखना। जी सर, ये तो फिर सब्ट्रैक्शन भी करेगा। तो सर ये प्रोग्रामिंग की डेफिशिएंसी है या एफिशिएंसी है सर? हम लाइक दैट कि हम उसको कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे वो डिवाइड ऑटो पे कर रहा है, तो ये क्या किस रूल में जाएगा? देखें यहाँ एफिशिएंसी पे में जाएगा? पहले तो आप अपना लॉजिक देखें कि लॉजिक ही नहीं बनता स्ट्रिंग को नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का, ये तो सेंस ही और नहीं बनता कि आप कैसे कर। सिंटैक्टिक एरर तो हो सकता है ना सर, अगर बंदा नहीं, इस ये तरह एरर इसके ऊपर थ्रो नहीं करेगा, बस ये आप समझ लें, इसके ऊपर कोई इसने एरर थ्रो नहीं करना, इसने सिंपली उसको अज्यूम कर लेना कि ये अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जाहिर है ये नंबर होगा। देख आप अगर इनको प्लस कर रहे थे तो वो इनको प्लस नहीं कर रहा था, क्योंकि स्ट्रिंग्स आपस में प्लस की जा सकती, इसलिए वो इसके ऊपर नंबर वाला मेथड नहीं लगा रहा था। जब मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब है कि नंबर ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, स्ट्रिंग तो नहीं हो सकती नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो उसने दोनों को नंबर एज्यूम करके मल्टीप्लाई करवा दिया। राइट सर। और सब्ट्रैक्शन भी करेगा ना? अगर आप, हाँ अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। फिर तो सब कुछ सब्ट्रैक्शन किया करेगा, अगर तो मल्टीप्लाई ये करेगा देखें तो जो सब उसने कुछ। 98 कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन स्ट्रिंग में से तो सब्ट्रैक्शन होती नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग्स की तो सब्ट्रैक्शन होती, सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ नंबर्स की होती है, तो उसने सब्ट्रैक्शन भी कर दी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो, ठीक है, और अब स्ट्रिंग को हम 2 में से माइनस करवा रहे हैं, अब क्या होगा? अब वही देखिए, सर, अब ये हो नंबर नहीं है जाएगा। हमारे पास स्ट्रिंग में, नंबर वाला तो सिनेरियो ही खत्म कर दिया, ठीक है, अब है एक्चुअल में स्ट्रिंग, अब क्या होगा? ये माइनस लगा के 2 करेगा सर, आई थिंक। अब देखिए, अब मैंने रिफ्रेश किया तो क्या बोला उसने, अब उसने एरर थ्रो किया। नैन सर। नैन क्या होता हाँ, है जी? नॉट अ नंबर, ठीक है, नैन वो कह रहा है कि भाई ये तो नंबर ही नहीं, मैं कैसे इसको माइनस करूं। ठीक हो गया जी। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर उसको नंबर मिल जाता तो वो मल्टीप्लाई करवा देता, माइनस भी करवा देता, डिवीजन भी करवा देता। जब उसको नंबर ही नहीं मिल रहा तो वो क्या करे, फिर उसने एन वाली डाटा टाइप यहाँ पे हमें दे दी कि भाई ये नंबर ही नहीं है। ठीक हो गया जी। ठीक है सर, दैट्स मीन एरर देता है वो। हाँ, जहां पे एरर बनता है वहां तो उसने थ्रो करना है। अब ये एक्चुअल में एरर नहीं है, ये डाटा टाइप है एक। ठीक है, वो रिजल्ट दे रहा है कि ना ये एक डाटा टाइप हाँ है भाई, नैन। ये एन आ रहा है, ठीक है, ये नंबर नहीं है एक्चुअल में। जब एरर आता है ना तो फिर आपको यहाँ पे मिलता है वो, यहाँ पे कि जी वो एक पूरा एक एरर डिफाइन आ रहा होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में, हाँ आप ऐसे कह सकते हैं सॉफ्ट एरर है, ठीक है, हार्ड एरर्स होते हैं, ये सॉफ्ट ये एरर बोल ये एक सकते हैं आप किस्म का इसको। रिजल्ट ही है सर, एक किस्म का रिजल्ट हाँ ही जी, है। रिजल्ट ही है। जस्ट ये बता रहे कि डाटा टाइप नॉन है बस। हाँ जी। अच्छा, तो एक मिनट, तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी थोड़ी सी आप सिंटैक्स की प्रैक्टिस कर लें, अपना सब लाइन वगैरह या VS कोड जो भी यूज़ करना है वो कर लें। कल इंशाल्लाह हम इसका जो है ना नेक्स्ट कल के जो हमारे टॉपिक होंगे मैं आपको बता दूं। कल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे जी, अ, हम ऑपरेटर्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स डिटेल में देख लेंगे, और इसके फिर मेरा ख्याल है हम कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लेंगे। परसों से फिर हमारी इफ एल्स और वो स्विच स्टेटमेंट्स और व्हाइल लूप्स और उनकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको रिवीजन भी कर लेंगे सर कल जो हाँ, ये जरूरी है ना। अब मैं तो अपनी तरफ से आपको भगा के और इफ एल्स तक पहुंचा दूं, मेरे लिए तो मसला नहीं है,
आपके लिए वो फिर इतनी चीजें याद रखना मसला बन जाएगा। जिनका पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो तो कर लेंगे, या जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, बाकियों के लिए मसला बन जाता है। ठीक है सर। सही है। अच्छा अच्छा, चले, मेरे डेवलपर्स जो है ना वो मेरा वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मेरा ख्याल है बस कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। और अपनी अटेंडेंस का चलो ख्याल रखें, अब टाइम कम है आप लोगों के पास।